बेटा, अब मुझे लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कुछ रिश्ते देखे। विमला जी ने अपने बेटे मोहित से कहा तो मोहित झट से बोला, माँ प्लीज, आप फिर वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो। मुझे आज की मॉडर्न लड़की चाहिए जो मेरी सोसाइटी में फिट हो सके। आपके वह पुराने ख्यालात वाली लड़कियों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटे की बातों ने विमला जी के दिल के अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वह अपने बेटे के लिए हीरा खूब ढूंढ कर लाएगी, और वह भी अपनी शर्तों पर। अगले ही दिन विमला जी ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी अलमारी से अपनी सबसे पुरानी साड़ी निकाली, चेहरे पर थोड़ा धूल और कालिक लगा लिया, बालों को बिखेर लिया और पैरों में टूटी हुई चंपल पहन ली। शहर की सबसे अमीर औरत, जिनके इशारों पर हजारों कर्मचारी काम करते थे, आज एक बूढ़े लाचार सफाई वाली बन गई थी। उनका प्लान सीधा था। वह अपने बेटे मोहित के ऑफिस के सामने वाले पार्क और बस स्टॉप के आसपास सफाई का काम करेगी। वह देखना चाहती थी कि जब कोई नहीं देख रहा होता तब यह लड़कियां गरीबों के कैसा बर्ताव करती है। चिलचिलाती धूप में विमला जी, जो हमेशा एयर कंडीशन में रहती थी, आज भरी दोपहर में सड़क के किनारे झाड़ू लगा रही थी। पसीने से उनका बुरा हाल था, लेकिन उनका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। लोग उनके पास से गुजर रहे थे। कोई अपनी महंगी कार के शीशे चढ़ा लेते तो कोई उन्हें हसरत भरी नज़रों से देखता। उन्हें आज समझ आ रहा था कि समाज के गरीब की क्या औकात होती है। तभी एक लग्जरी कार वहां आकर रुकी। उसमें से एक बहुत ही स्टाइलिश लड़की उतरी। यह वही लड़की थी जिसके साथ विमला जी का बेटा मोहित आजकल काफ़ी वक्त बिता रहा था। नाम था रिंकू। विमला जी ने जानबूझकर लड़खड़ाने का नाटक किया और रिंकू के पास आकर बोली, बेटी, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? सुबह से कुछ नहीं खाया है। उनकी आवाज़ काँप रही थी। रिंकू, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, उसने बदतमीजी से विमला जी को देखा और फिर अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए बोली, दूर हटो, मुझसे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भिखारी, मेरे मेरे डिजाइनर कपड़े खराब मत कर देना, उसने चिल्लाते हुए कहा, और फिर गार्ड की तरह इशारा किया कि इस बुढ़िया को हटाओ यहाँ से। विमला जी को धक्का सा लगा, शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक। उन्हें अपना जवाब मिल गया था। यह लड़की सिर्फ पैसों की भूखी है, इसमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। विमला जी अपमान का घूंट पी कर रह गई और धीरे वहाँ से हटकर एक पेड़ की छांव में बैठ गई। उनका गला वास्तव में सूख रहा था और धूप के कारण आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह सोचने लगी कि क्या पूरी दुनिया ही ऐसी हो गई है? क्या इंसानियत मर चुकी है? तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पास आ रहा है। यह रिंकू नहीं थी और ना ही कोई अमीरजादी दिख रही थी। कदमों की आहट के साथ एक सौदी जी आवाज़ आई, माँ जी, आप ठीक तो है? विमला जी ने अपनी पलकें उठाई तो उनके सामने एक साधारण सी लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो करोड़ों को गहने से भी ज़्यादा कीमती लग रही थी। उस लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बोतल खोली और विमला जी को देते हुए बोली, लीजिए माँ जी, आराम से पानी पी लीजिए। उसकी आवाज़ में इतना मिठास था कि विमला जी को लगा जैसे तपती धूप में किसी ने छाँव कर दी हो। पानी पीने के बाद विमला जी को थोड़ा होश आया। उन्होंने देखा कि वह लड़की बिना इस बात की परवाह किए कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे, वह धूल भरी सड़क पर उनके पास बैठ गई। उसने अपने बैग से एक टिफ़िन निकाला और बोली, माँ जी, आपने कहा था कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। यह लीजिए, मेरे पास 2 रोटियां हैं, आप खा लीजिए। विमला जी ने कांपते हाथों से टिफ़िन लिया, लेकिन फिर रुक गई। उन्होंने पूछा, बेटी, अगर मैं यह खा लूँगी तो तू क्या खाएगी? तू तो काम पर जा रही है। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं तो जवान हूँ, भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपके लिए इस उम्र में खाली पेट रहना ठीक नहीं है। वैसे भी मेरी माँ कहती थी कि अगर हम अपनी थाली का आधा हिस्सा किसी ज़रूरतमंद को दे दें तो भगवान हमारा पेट कभी खाली नहीं रखता। उस लड़की की बातें विमला जी के दिल में उतर गई। जहाँ कुछ देर पहले रिंकू ने उन्हें धिक्कारा था, वही यह अनजान लड़की उन्हें अपने हिस्से का खाना खिला रही थी।
विमला जी ने जानबूझकर पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है और तू करती क्या है? तो उस लड़की ने टिफिन का ढक्कन खोलते हुए कहा, मेरा नाम शिवानी है। मैं सामने वाली वर्मा इंस्टीट्यूट में जूनियर अकाउंट की नौकरी करती हूँ। अभी नई नौकरी लगी है, इसलिए घबराहट रहती है कि कहीं देर ना हो जाए। वर्मा इंडस्ट्रीज का नाम सुनते ही विमला जी चौंक गए, क्योंकि यह अपनी की कंपनी थी। मतलब यह लड़की उनके ही बेटे मोहित की कर्मचारी थी। नियति का यह खेल देखकर विमला जी मन ही मन मुस्कुराई। वह अपनी ही कंपनी के एक मामूली कर्मचारियों के हाथों खाना खा रही थी, जबकि उनका अपना बेटा आलीशान केबिन में बैठकर डील साइन कर रहा था। तभी पास में खड़ी उस लग्जरी कार का हॉर्न जोर से बजा। मोहित कार से बाहर निकला। उसने काला चश्मा लगा रखा था। वह सीधा रिंकू की तरफ बढ़ा, जो अभी भी अपनी नाक मुंह सिकोड़ कर देख रही थी। मोहित ने अपनी माँ जो भेष बदल कर बैठी थी उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसके लिए वह सिर्फ एक सड़क किनारे बैठी एक भिखारी थी। उसने रिंकू का हाथ पकड़ा और बोला, बेबी चलो, हमें लंच रिजर्वेशन के लिए देर हो रही है। यहाँ इतनी गर्मी और धूल है, तुम कार में बैठो। शिवानी ने मोहित को देखा और हड़बड़ाते हुए खड़ी हो गई। वह जानती थी कि वह उसके बॉस है। उसने झुककर नमस्ते किया, लेकिन मोहित का ध्यान उस पर गया ही नहीं। वह रिंकू की बातों में इतना मगन था कि उसने शिवानी की मौजूदगी को भी नज़रअंदाज कर दिया। कार धूल उठाते हुए वहां से निकल गई। विमला जी के चेहरे पर धूल की परत और जम गई, लेकिन इस बार उन्हें दुख नहीं बल्कि गुस्सा आया। गुस्सा अपने बेटे के अंधेपन पर। शिवानी ने अपने दुपट्टे से विमला जी के चेहरे से धूल साफ की और बोली, माँ जी मुझे अब जाना होगा, वरना बॉस डांटेंगे। आप यह पानी की बोतल रख लीजिए, मैं कल फिर मिलूंगी। इतना कहकर शिवानी तेज कदमों से ऑफिस की तरह दौड़ गई। विमला जी उसे जाते हुए देखती रही। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब यह देखना है कि शिवानी वाकई इतनी अच्छी है जितनी वह दिख रही है, या यह सिर्फ एक दिखावा है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने बेटे मोहित को यह सबक सिखाना था कि असली हीरा शोरूम में नहीं बल्कि कोयले की खान में ही मिलता है। अगले दिन विमला जी ने अपना भेष और भी दयनीय बना दिया। वह सीधे वर्मा इंडस्ट्रीज के रिसेप्शन पर पहुंच गई। उनका इरादा अंदर जाकर तमाशा खड़ा करने का था, ताकि वह देख सके कि मुसीबत आने पर शिवानी कैसा व्यवहार करती है। वर्मा इंडस्ट्रीज का रिसेप्शन हॉल किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था। संगमरमर का फर्श चमक रहा था और सूट बूट पहने लोग फाइलों के साथ इधर उधर भाग रहे थे। इसी चकराचौंध के बीच विमला जी अपने फटे पुराने कपड़े और बिखरे बालों के साथ अंदर दाखिल हुई। उनकी मौजूदगी वहां एक धब्बे की तरह लग रही थी। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देखते ही रोक लिया। ये भूटिया कहाँ घुस रही है? यह कोई मंदिर का लंगर नहीं है, निकलो यहाँ से। गार्ड ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें धकेलने की कोशिश की, पर विमला जी जानबूझकर वही फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से खांसने लगी। उन्होंने रोती सूरत बनाकर कहा, बेटा बस थोड़ी देर एसी की हवा में बैठने दे, बाहर बहुत गर्मी है, मेरा दम घुट रहा है। तभी रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए इंटरकॉम पर चिल्लाई, सिक्योरिटी इस औरत को अभी बाहर फेंको। अगर फ्लाइट्स ने देख लिया तो कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। पूरा स्टाफ तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। गार्ड ने अपना डंडा उठाया और विमला जी को डराने के लिए आगे बढ़ा। उठती है या पुलिस को बुलाऊं? वह चिल्लाई और विमला जी का हाथ पकड़कर उन्हें धकेलने की वाला था कि पीछे से एक तेज आवाज आई, रुकिए। शिवानी आगे आई। उसने गार्ड का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती आपको अपनी माँ की उम्र की बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? अगर यह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम उन्हें भी ऐसे ही धक्के मारते? गार्ड शक पका था क्या, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने तंज कसते हुए कहा, ओ मटर तेरेसा शिवानी, यह ऑफिस से कोई अनाथ आश्रम नहीं। अगर बॉस ने देख लिया कि तुम एक भिखारी को अंदर ला रही हो तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। शिवानी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह झुककर विमला जी के पास बैठी और बड़े प्यार से उन्हें सहारा देकर उठाया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाले और उनके माथे का पसीना पूछने लगी, माँ जी आप घबराइए मत, आइए यहाँ सोफे पर बैठी।
शिवानी उन्हें वेटिंग एरिया की तरफ ले जाने लगी। तभी फ्लोर मैनेजर मिस्टर चोपड़ा वहाँ आ गए। वह मोहित के खास चमचे माने जाते थे और गरीबों से सख्त नफरत करते थे। उन्होंने दहाड़ कर कहा, शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गंदे कपड़े वाली औरत को हमारे सोफे पर बैठने की? तुम्हें पता है वह सोफा कितने का है? अगर इस पर दाग लग गया तो तुम्हारी पूरे साल की सैलरी भी कम पड़ जाएगी। शिवानी डरने की बजाय सीधे मिस्टर चोपड़ा की आंखों में देखा और बोली, सर, सोफा गंदा हुआ तो साफ हो जाएगा, लेकिन अगर हमारी इंसानियत गंदी हो गई तो वह कभी साफ नहीं होगी। ये बुजुर्ग है, बीमार लग रहे हैं, कंपनी के नियम इंसानियत से बड़े नहीं हो सकते। यह सुनकर मिस्टर चोपड़ा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि आज तक किसी जूनियर से उनसे जुबान लड़ाने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने गुस्से में कहा, मुझसे जुबान लड़ाती है? अभी के अभी इस बुढ़िया को बाहर निकालो और अपने काम पर जाओ, वरना अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करना शुरू कर दो। वर्मा इंडस्ट्रीज को इमोशनल मूर्खों की जरूरत नहीं है। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। विमला जी चुपचाप सब देख रही थी। उनका दिल गर्व से भर गया, यह सोचकर कि जिस लड़की को अपनी नौकरी की चिंता करनी चाहिए थी, वह एक अनजान बुढ़िया के सम्मान के लिए अपने बॉस से लड़ रही थी। लेकिन नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था। विमला जी देखना चाहती थी कि शिवानी अंत तक क्या फैसला लेती है। विमला जी ने धीरे से शिवानी का हाथ दबाया और कांपती हुई आवाज़ में बोली, बेटी, तू मेरे लिए नौकरी खतरे में मत डाल, मैं चली जाती हूँ। कहते हुए विमला जी वहाँ से उठने लगी तो शिवानी ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादे पक्के थे। उसने अपना आई कार्ड गले से निकाला और मिस्टर चोपड़ा के सामने टेबल पर रखते हुए बोली, सर, अगर एक लाचार बुजुर्ग को पानी पिलाना और 2 पल बैठने की जगह देना गुनाह है तो मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। आप मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए, लेकिन मैं इन्हें इस हालत में धक्के खाने के लिए बाहर नहीं छोड़ दूंगी। पूरा ऑफिस रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मामूली अकाउंटेंट लड़की इतना बड़ा कदम उठाएगी। यह सब देखकर मिस्टर चोपड़ा भी हक्के बक्के रह गए। तभी पीछे से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर सबकी निगाहें मुख्य दरवाजे की तरफ घूम गई। वहाँ मोहित खड़ा था। उसके ठीक पीछे उसके पिता की पुरानी तस्वीर लगी थी। मोहित धीरे धीरे तालियां बजाते हुए आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। पूरा स्टाफ सहम गया। सबको लगा कि अब शिवानी की खैर नहीं। मिस्टर चोपड़ा की बात से खिल गए। उन्हें लगा कि वह अब शिवानी को सबक सिखाएंगे। मोहित शिवानी के पास आकर रुके। उसने शिवानी का आई कार्ड उठाया और उसे घुमाते हुए बोला, इम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया भाषण था। इंसानियत, उसूल, त्याग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म में डायलॉग जैसा। फिर अचानक उनका चेहरा सख्त हो गया और उसने आई कार्ड को टेबल पर पटक कर गुस्से में कहा, लेकिन मिस शिवानी, यह ऑपरेटर दुनिया है। यहाँ इमोशन से नहीं, प्रॉफिट से काम चलता है। तुमने ऑफिस के अनुशासन को तोड़ा है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारी यह दयालुता कंपनी को कोई मुनाफा देगी? शिवानी ने अपनी नज़रें नीचे की और शांत स्वर में बोले, सर, मुनाफा सिर्फ पैसा को नहीं होता। जिस कंपनी ने कर्मचारी अपने आसपास के लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, वह कंपनी कभी महान नहीं बन सकती। यह मैंने आपके ही पिताजी स्वर्गीय श्री वर्मा जी की जीवनी में पढ़ा था। मोहित एक पल के लिए चुप हो गया। उसने अपने पिता के जिक्र की उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन उसका अहंकार बीच में आ गया। उसने अपनी जेब से अपना वॉलेट निकाला और उसमें 500 के नोट निकालकर विमला जी के तरफ फेंक दिए। नोट हवा में लहराते हुए विमला जी के पैरों के पास गिरे। ये लो, मोहित ने घमंड से कहा, तुम्हें पैसे ही चाहिए थे ना? ये लो और निकलो यहाँ से। और तुम मिस शिवानी, अगर तुम्हें समाज सेवा का इतना ही शौक है तो तुम भी जाओ इनके साथ। आज से तुम्हारी छुट्टी। शिवानी ने जमीन पर गिरे नोटों को देखा। फिर विमला जी को उसके आंखों में मोहित के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने झुककर नोट उठाए तो सबको लगा कि वह पैसे लेगी, लेकिन शिवानी ने नोटों को इक्का किया और मोहित के हाथ में वापस थमाते हुए बोली, सर, किसी की मजबूरी का तमाशा बनाना अमीरी नहीं बल्कि गरीबी होती है। सोच की गरीबी। इन पैसों से आप सामान तो खरीद सकते हैं, लेकिन दुआएं नहीं।
मुझे अपनी नौकरी जाने का अफसोस नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी इंसानियत खोने का अफसोस एक दिन जरूर होगा। इतना कहकर शिवानी ने विमला जी का हाथ पकड़ा और बोली, चलिए माँ जी, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। यहाँ की हवा बहुत जहरीली हो गई है। वह विमला जी को सहारा देकर बाहर ले गई। पीछे से सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहित के हाथ में नोट वैसे की वैसे रह गई। उसे पहली बार किसी ने इतना करारा जवाब दिया था, वह भी उसके अपने कंपनी में सबके सामने। उसका चेहरा अपमान से लाल हो गया, लेकिन अंदर से कहीं एक अजीब सी खलबली मच गई थी। बाहर आकर शिवानी ने ऑटो रिक्शा रुकवाया। विमला जी ने उसे गौर से देखा कि इस लड़की ने अभी अभी अपनी रोजी रोटी को लात मार दी है, सिर्फ एक अनजान बुढ़िया के लिए। विमला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तय कर लिया कि अब नाटक खत्म होने का समय आ गया है, लेकिन अभी नहीं, अभी एक आखिर परीक्षा बाकी थी। शिवानी विमला जी को उनके बताए हुए एक छोटे से गरीब बस्ती के पते पर ले गई, जो विमला जी ने पहले से ही सेट कर रखा था। वहाँ एक छोटा सा टूटा फूटा कमरा था। शिवानी वहाँ बैठाया और बोली, माँ जी, आप यहाँ आराम कीजिए। मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको लिए कुछ दवाइयाँ और राशन लेकर आती हूँ। विमला जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, तूने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, अब क्या करेगी? घर कैसे चलाएगी? शिवानी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं माँ जी, भगवान ने एक दरवाज़ा बंद किया तो दूसरा खोल देगी। मेरे पिताजी कहते थे, सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगी या कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूँगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। विमला जी का दिल भर आया। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरी खोज पूरी हुई, यही है मेरे घर की लक्ष्मी। अगले दिन रविवार था। मोहित अपने घर के बगीचे में बैठा कॉफ़ी पी रहा था, लेकिन उसका दिमाग कल की घटना पर अटका हुआ था। शिवानी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। तभी गेट पर शोर हुआ। उसने देखा कि शिवानी वहाँ खड़ी है और गार्ड उसे रोक रहे हैं। मोहित ने सोचा कि शायद वह माफ़ी मांगने और नौकरी वापस मांगने आई है। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उसने गार्ड को इशारा किया कि उसे अंदर आने दो। शिवानी तेज कदमों से मोहित के पास आई। उसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। क्या हुआ मिस शिवानी? समाज सेविका मोहित ने तंज कसा। 24 घंटे में ही अकल ठिकाने आ गई तुम्हारी? नौकरी वापस चाहिए ना? शिवानी ने लिफाफा टेबल पर रखा और बोली, मैं नौकरी मांगने नहीं आई हूँ सर। कल हड़बड़ी में कंपनी का एक कैलकुलेटर और कुछ जरूरी कागजात अपने बैग में ले आई थी। यह कंपनी की अमानत है, इस लौटाने आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगे। मोहित हैरान रह गया। ये लड़की ईमानदारी की किस मिट्टी की बनी है? तभी घर के मुख्य दरवाजे से एक कड़क आवाज आई, मोहित। तो मोहित और शिवानी दोनों ने पलट कर देखा। वहाँ विमला जी खड़ी थी, लेकिन सफाई वाले के वेश में नहीं। उन्होंने एक भव्य बनारसी साड़ी पहनी थी और चेहरे पर वही तेज था जो वर्मा ग्रुप की मालकिन पर झलकता था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके हाथ में वही झाड़ू थी जो पिछले 2 दिन से सड़क पर लगा रही थी। मोहित और शिवानी दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मोहित ने कभी अपनी माँ को झाड़ू हाथ में लिए नहीं देखा था, और शिवानी के लिए तो यह विश्वास करना ही मुश्किल हो रहा था कि जिस बेचारी बुढ़िया की उसने मदद की थी, वह कोई और नहीं बल्कि शहर की सबसे ताकतवर महिला विमला जी थी। माँ, मोहित के मुंह से बस इतना ही निकला, यह सब क्या है? आपके हाथ में झाड़ू और आप? विमला जी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई, पर मोहित के पास नहीं, बल्कि सीधी शिवानी के पास गई। शिवानी सहम सी गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दी। विमला जी ने बड़े प्यार से शिवानी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। उनकी आंखों में वही कृतज्ञता थी जो सड़क के किनारे पानी पीते वक्त थी। हैरान हो बेटा? विमला जी ने शिवानी से पूछा, फिर मोहित की ओर मुड़ी। मोहित, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम्हें मेरे पुराने ख्यालात की लड़की पसंद नहीं है। तुम कहते थे कि तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारे स्टैंडर्ड की हो। तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढी है जिसका स्टैंडर्ड पैसों से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से मापा जाता है। मोहित अभी भी भ्रमित था। माँ, क्या कह रही हो?
यह तो वही है जिसने कल मेरे ऑफिस में तमाशा खड़ा किया था। यह तो एक मामूली काउंटेड है। विमला जी की आवाज़ सख्त हो गई। मामूली? मोहित, जिस लड़की को तुम मामूली कह रहे हो, उसने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। एक अनजान बूढ़ी औरत के लिए। उसने अपनी भूख की परवाह नहीं की और अपना खाना मुझे खिला दिया। जब तुमने मेरे ऊपर पैसे फेंके तो उसने वह पैसे उठाकर तुम्हारे मुंह पर नहीं मारे, बल्कि इज्जत के साथ वापस किए। क्या तुम्हारे उन हाई स्टैंडर्ड दोस्तों में से किसी में भी इतनी हिम्मत या इतना चरित्र है? विमला जी ने रिंकू वाली घटना भी विस्तार से बताई। उन्होंने बताया कि कैसे रिंकू ने उन्हें धिक्कारा था जबकि शिवानी ने उन्हें अपनाया। मोहित का चेहरा शर्म से झुकने लगा। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने अपनी माँ को अनदेखा कर दिया और रिंकू के साथ चला गया। उसे अपनी छोटी सोच पर घिन आने आई लगी। विमला जी फिर शिवानी की तरफ मुड़ी। शिवानी, मुझे माफ़ कर देना बेटा। मैंने तुम्हें झूठ बोला, नाटक किया, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं एक ऐसी बहू चाहती थी जो मेरे बेटे की दौलत से नहीं, बल्कि उसके परिवार से प्यार करे, जो इस घर को अपना घर समझे। और तुमने हर परीक्षा पास कर ली है। क्या तुम मेरी बहू बनोगी? शिवानी स्तब्ध रह गई। यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। उसने हल्काते हुए कहा, माँ जी, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। मेरी और आपकी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। और सर मुझे पसंद नहीं करते। उसने मोहित की तरफ देखा। मोहित, जिसका अहंकार अब पूरी तरह से टूट चुका था, वह आगे बढ़ा। उसने शिवानी को पहली बार एक इंसान की तरह, एक महिला की तरह सम्मान से देखा। उसे एहसास हुआ कि जो हीरा वह बाहर ढूंढ रहा था, वह दरअसल उसके ऑफिस के एक कोने में ही चमक रहा था। शिवानी, मोहित की आवाज़ में एक विनम्रता थी। माँ सही कह रही है। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन वह फर्क पैसों का नहीं, बल्कि इंसानियत का है। तुम मुझसे बहुत ऊपर हो। कल तक मुझे लगता था कि मैं कंपनी का बॉस हूँ, लेकिन सच तो यह है कि असली लीडर तुम हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी खुद को सुधारने का और एक बेहतर इंसान बनाने का? माहौल बहु खो गया। विमला जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। शिवानी ने तुरंत हाँ नहीं कहा। वह स्वाभिमानी थी। उसने शांत स्वर में कहा, सर, रिश्ते बराबरी में होते हैं, दौलत की बराबरी नहीं, बल्कि सम्मान के बराबरी। अभी आप सिर्फ अपनी माँ की बात सुनकर या शर्मिंदगी महसूस करके यह सब कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी दया या एहसान के रिश्ते में नहीं बंधना चाहती। विमला जी मन ही मन शिवानी को इस जवाब पर और भी ज़्यादा खुश हुई कि यह लड़की उनकी भावनाओं में बहने वाली नहीं थी। मोहित ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस इज्जत के साथ देना चाहता हूँ, और इस बार अकाउंटेंट के तौर पर नहीं, बल्कि चैरिटी एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर। कंपनी को प्रॉफिट की ज़रूरत है, लेकिन जैसा तुमने कहा, हमें दुआओं की भी ज़रूरत है। शिवानी ने मोहित की आंखों में देखा। उसे वहाँ अब घमंड नहीं, बल्कि पछतावा और एक नई शुरुआत की चमक दिखाई दी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नौकरी मंजूर है सर, लेकिन बाकी बातों के लिए वक्त लगेगा। तभी विमला जी ने हंसते हुए दोनों को गले से लगा लिया। वक्त है बेटा, बस शुरुआत सही होनी चाहिए, उन्होंने हंसते हुए कहा। वह अंदर गई और अपनी तिजोरी से खानदानी कंगन निकालकर शिवानी के पास आई। शिवानी, उन्होंने प्यार से कहा, यह कंगन मेरे नहीं है, यह इस घर की गृहलक्ष्मी के है। तुमने मेरे बेटे को इंसान बना दिया, मेरे पति की कंपनी को पवित्र कर दिया। अब इस घर को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। शिवानी ने मोहित की तरफ देखा तो मोहित ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। माँ ठीक कह रही है शिवानी, मुझे एक काबिल जीवन साथी की ज़रूरत है, जो मुझे ज़मीन से जोड़ रहना सिखाए। क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? शिवानी ने झुककर विमला जी के पैर छुए और फिर कंगन स्वीकार किए। उसने कहा, मैं यह कंगन एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटी के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि इस घर और कंपनी में कभी भी दौलत को इंसानियत से ऊपर नहीं रखा जाएगा। उस रात विमला जी ने आसमान की तरफ देखा और एक राहत की सांस ली। उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था और दुनिया को भी सिखाया था कि बाजारों में हर चीज़ की कीमत हो सकती है, लेकिन संस्कार और चरित्र अनमोल होते हैं।
उन्होंने भेष बदलकर सिर्फ एक बहू नहीं ढूंढी थी, बल्कि अपने बेटे के लिए एक नई जिंदगी ढूंढी थी। सही कहा जाता है कि इंसान की असली अमीरी उसकी जेब में नहीं, बल्कि उसकी नीयत में होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।